any variable we will write as integer a is equal to 5. इस स्टेटमेंट से हमें क्या चीज का पता लगता है? What is the variable name? Type of value it contain, and the how much space it will take. ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में हम इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं कि अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा और वो कितना स्पेस लेगा मेमोरी में. हाउ मच स्पेस इट विल टेक? 2 बाइट बिकॉज ऑफ इंटीजर टाइप. ठीक है, इंटीजर टाइप का है इसलिए 2 बाइट का स्पेस इट विल टेक. ठीक है, बट अगर इसके अलावा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी वेरिएबल के बारे में, देन वी कैन टेक बाय द स्टोरेज क्लासेस. ठीक है, तो स्टोरेज क्लासेस बेसिकली हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए. वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी? फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. जो भी कोई वैल्यू हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी. सेकंड, स्टोरेज. वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा? हमारे पास काफी तरह की मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, like we have a RAM and registers also. So either the variable is to be stored in the memory or in the registers. Okay, so it depend upon the storage classes you are using. So it will also tell the storage of a variable. Third is the scope of a variable. एक वेरिएबल का स्कोप कितना रहेगा? क्या वो विद इन अ ब्लॉक होगा या आउटसाइड द ब्लॉक होगा? इसका मतलब है क्या वो लोकल होगा या वो ग्लोबल होगा? और एक है इसका लाइफ टाइम. लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल कि वेरिएबल की कितनी लाइफ रहेगी, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहने वाली है या वो विद इन ब्लॉक रहने वाली है. ठीक है, तो इन्हीं चारों पैरामीटर की कैटेगरी पे हमने स्टोरेज क्लासेस को डिफाइन किया है. वी हैव अ 4 टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास. फर्स्ट इज अ ऑटोमेटिक. सेकंड इज योर रजिस्टर. थर्ड इज योर स्टैटिक एंड फोर्थ वन इज योर एक्सटर्नल. ठीक है, कीवर्ड जो हम यूज करते हैं इन स्टोरेज क्लासेस के लिए, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को एज अ कीवर्ड हम लिखते हैं ऑटो. जस्ट लाइक हम इंटीजर को INT इंट लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को हम क्या लिखेंगे? ऑटो लिखेंगे. रजिस्टर को हम एज इट इज लिखेंगे, रजिस्टर ही लिखेंगे. स्टैटिक को हम ही एज इट इज स्टैटिक ही लिखेंगे. एक्सटर्नल को हम एज अ एक्सटर्न लिखेंगे, EXTERN. दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ अ स्टोरेज क्लासेस. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ ये जो चारों स्टोरेज क्लासेस हैं उनके लिए ये चारों पैरामीटर्स पे वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, दिस दिस थिंग आई वी विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट विल कंसीडर विद द ऑटो स्टोरेज क्लास. मैं एक बार रब कर रहा हूँ यहाँ पे.
फर्स्ट इज ऑटो स्टोरेज क्लास। कौन से पैरामीटर थे? सबसे पहले था डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो स्टोरेज क्लास में क्या रहने वाली है? गार्बेज वैल्यू, एनी गार्बेज वैल्यू। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू से क्या मतलब है? अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया इंटीजर ए और इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, उसको मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा वो? गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मैंने इस वेरिएबल को अपना क्या डिक्लेयर किया हुआ है? ऑटो स्टोरेज क्लास डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर लेना। बाय डिफॉल्ट जो है हमारी एनी डिक्लेरेशन इज कंसीडर्ड टू बी ऑटो स्टोरेज क्लास। अगर मैं इसको एज अ ऑटो इंटीजर ए लिखता हूँ तब भी ये गार्बेज वैल्यू लेगा। अगर मैं इसके आगे ऑटो नहीं लिखता हूँ तब भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? वो ऑटो रहता है। तो एनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट इज अ ऑटोमेटिक। ये क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार बताइए। हम सिंपल डिक्लेरेशन करते हैं, इंटीजर ए लिखते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं जब वेरिएबल को। ठीक है। तो इसके आगे अगर आप ऑटो कीवर्ड लिख दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ऑटो स्टोरेज क्लास बन जाएगी। अगर नहीं लिखोगे इस कीवर्ड को तब भी बाय डिफॉल्ट वो ऑटो स्टोरेज क्लास ही कंसीडर होती ओके सर। है। ठीक है। तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी गार्बेज वैल्यू। सेकंड पैरामीटर हमारा क्या था? सेकंड वन इज योर स्टोरेज। स्टोरेज जो रहेगी आपकी वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा वेरिएबल। थर्ड, स्कोप। स्कोप आपका विद इन अ ब्लॉक रहेगा, विद इन ब्लॉक। ब्लॉक से क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक के अंदर मैंने इंटीजर ए लिखा, तो ये जो ए वेरिएबल है इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इन्हीं ब्रैकेट के अंदर रहता है। जैसे ब्रैकेट खत्म हो जाएगी वैसे ही इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, इसका स्कोप ओवर हो जाएगा। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ भी इसकी विद इन अ ब्लॉक है। लाइफ इज ऑल्सो विद इन अ ब्लॉक। जैसे ब्लॉक खत्म वैसे इसकी लाइफ खत्म। ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसका वो देख लो एग्जाम्पल। ऑटो स्टोरेज क्लास का मैंने एक फंक्शन बनाया मेन इंटीजर ए इज इक्वल टू 5। एक ब्लॉक और बनाया जिसमें लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 7, प्रिंट एफ ए ब्लॉक एंड, और यहाँ पे एक प्रिंट एफ और लिखा, यहाँ पे भी ए को प्रिंट कराया। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? पहले प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा? 7. इट विल प्रिंट 7। 7. एंड सेकंड क्या प्रिंट करेगा? 5. 5. 5। ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल यूज किया जिसका जो लाइफ टाइम है, जिसका ब्लॉक है वो कहाँ है? इस मेन केस से लेके इस मेन ब्रेसिस तक। उसी के अंदर मैंने एक ब्लॉक और बनाया इस ब्रेसिस के अंदर। इसके अंदर मैंने सेम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया या ए, और इसकी वैल्यू कितनी रखी? 7। ठीक है। तो जो ए वेरिएबल है उसका जो स्कोप है वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक है। इसी ब्लॉक का मतलब कि जहां से ब्रेसेस स्टार्ट हुई है, जहां पे ब्रेसेस एंड हुई है। जैसे ब्रेस एंड होगी वैसे ही इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आउटसाइड वाला जो इस ब्रेसेस के बाद वाला प्रिंट टाइप है उसके लिए कौन सा वेरिएबल एक्सेसिबल होगा? दिस वन, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो मेन की ब्रैकेट से स्टार्ट और मेन की ब्रैकेट तक है। और बाय डिफॉल्ट ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं मेरे? ऑटो हैं।
इसको मैं लिखूं या ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट ये एज ऑटो ही ट्रीट होते हैं। ठीक है, सर बोलो। अगर अंदर वाले उसमें अंदर वाले ब्लॉक में अगर मैं ए को डिक्लेयर या फिर चेंज ना करूं बट सिर्फ प्रिंट करूं तो 5 प्रिंट होगा। तो 5 प्रिंट हो, ओके सर। क्योंकि इस ब्लॉक के बाहर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाहर ये जो ए वेरिएबल है वो इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास लोकल वेरिएबल नहीं होते हैं तो हम ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ए यहाँ पे भी नहीं लिखता और मैंने इसको यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 5 लिखा होता आउटसाइड द मेन, तो फिर यहाँ से इसको प्रिंट करता है। ठीक है, प्रेफरेंस वो लोकल को देता है, लोकल नहीं होते तो अपने से ऊपर वाले को प्रेफरेंस देता है। वहां पे भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो फिर वो आउटसाइड द मेन कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर है तो वहां पे उसको देगा। और अगर वहां पे भी नहीं है तो यहाँ पे वो एरर दे देगा कि ए वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज क्लास के लिए हम रजिस्टर कीवर्ड ही यूज करते हैं। डिफरेंस ओनली कहाँ पे है इसका, सिर्फ ओनली स्टोरेज पे डिफरेंस है, बाकी सारा जो तीनों पैरामीटर्स है उसके सेम लाइक टू बी ऑटो। ऑटो में हम उसका सबसे पहला पैरामीटर क्या था? Default value, sir. Value. फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट वैल्यू, इसके अंदर भी गार्बेज रहती है। सेकंड आपका स्टोरेज, इसके अंदर जो स्टोरेज है वो आपकी रजिस्टर्स में होगी रादर देन टू मेमोरी। प्रीवियस वाले में मेमोरी में हो रही थी हमारी स्टोरेज, यहाँ पे रजिस्टर्स के अंदर होगी। थर्ड, स्कोप एंड लाइफ टाइम, ये दोनों में विद इन अ ब्लॉक ही रहेगा एज लाइक टू बी अ ऑटो स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो द ओनली डिफरेंस इज आपका जो स्टोरेज है वो रजिस्टर्स में होगी। इज एवरीवन नोज अबाउट द रजिस्टर्स? कंप्यूटर हमारे पास, यस सर। दिस इज Yes, योर sir. सीपीयू एंड दिस इज योर मेमोरी। हमेशा जब भी सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा चाहिए होता था, विल आस्क टू मेमोरी एंड मेमोरी विल रिटर्न द डेटा टू द सीपीयू। ठीक है, तो जो हमारा पिछला ऑटो स्टोरेज क्लासेस है उसमें जो वेरिएबल थे वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे थे, वो यहाँ पे ए यहाँ पे स्टोर हो रहा था। लेकिन हमारे रजिस्टर जो है वो हमारे सीपीयू के अंदर ही होते हैं, सीपीयू के सबसे नियर बाय होते हैं। तो दिस इज योर रजिस्टर्स, रजिस्टर R0, R1। तो इस तरह के जो हमारे वेरिएबल है रजिस्टर स्टोरेज क्लास के, उनके वेरिएबल डायरेक्टली रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, तो उसको मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमारे पास रजिस्टर से वो वेरिएबल को कॉल कर लेता है। तो बेसिकली रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस को हम यूज क्यों करते हैं? सिर्फ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। और किस तरह के वेरिएबल को हम एज रजिस्टर स्टोरेज क्लास में यूज करते हैं? जो वेरिएबल हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं प्रोग्राम में, जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, उन वेरिएबल को हम जनरली स्टोरेज क्लास रजिस्टर में यूज करते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? देखो x यहाँ पे X. बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, तो इट्स बेटर टू डिक्लेयर x एज अ रजिस्टर वेरिएबल। तो मैं इसको लिखूंगा रजिस्टर इंटीजर x। ठीक है, तो ये जो हमारा रजिस्टर x वेरिएबल है वो
स्टोर होगा रजिस्टर के अंदर जाके, तो दैट कि कंपाइलर को जब भी एक्स की जरूरत पड़े तो ना करना पड़े। ठीक है, और एक लाइन और याद रखना कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर ओनली, कि जो वेरिएबल मैंने एज ए रजिस्टर डिक्लेयर की है वो जाके रजिस्टर में स्टोर होगा या नहीं होगा। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द कंपाइलर, ये कंपाइलर की चॉइस है कि उसको रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है या नहीं करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रजिस्टर अनअवेलेबल होते हैं, कोई और रिसोर्सेस ने उनको यूज किया हुआ रजिस्टर्स को, तो फिर उसको वो मेमोरी रजिस्टर्स में नहीं मिल पाती है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को फिर वो उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है, इवन दो कि हमने उसको रजिस्टर डिक्लेयर किया हुआ है, बट इनसाइड द कंपाइलर इट्स अ चॉइस ऑफ अ कंपाइलर कि वो उस वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर करना चाहता है या नहीं चाहता। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर, अगर उसके पास अवेलेबल है रजिस्टर तो उसको वो रजिस्टर में स्टोर करेगा, अदरवाइज उसको बाय डिफॉल्ट वो मेमोरी में स्टोर कर देगा। बट बीइंग एन यूजर हमें यही लगेगा कि हमने उसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास डिक्लेयर किया है तो वेरिएबल मेरा रजिस्टर में ही स्टोर होगा, बट इनसाइड इट्स अ चॉइस ऑफ अ कंपाइलर कि वो उसको रजिस्टर में स्टोर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। फाइन, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. और एक लाइन और लिख लेना कि रजिस्टर्स की कभी भी एड्रेसेस नहीं होते, दिस रजिस्टर हैज अ नो एड्रेस, जबकि अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी के अंदर किसी भी कंटेंट को हम उसके एड्रेस से ही फेच करते हैं। रजिस्टर हैज नो एड्रेस whereas memory must have an address, जो भी कंटेंट हम मेमोरी से फेच करेंगे वो हमेशा उसके एड्रेस से फेच करेंगे। ठीक है, the third is your static, this is the important one। स्टेटिक के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू 0, अनलाइक टू बी अ ऑटो एंड रजिस्टर, ऑटो एंड रजिस्टर के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपकी गार्बेज वैल्यू थी, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, सेकंड इसकी जो स्टोरेज है वो भी हमारी कहाँ रहती है? मेमोरी के अंदर रहती है। थर्ड हमारा स्कोप, जो स्कोप है इसका वो विद इन अ ब्लॉक है। फोर्थ सर आपका डिफॉल्ट लाइफ क्या टाइम, होता है सर? डिफॉल्ट वैल्यू 0, ओके सर। लाइफ टाइम जो है इसका वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होती जब तक ये स्टैटिक वेरिएबल परसिस्ट करते हैं मेमोरी के अंदर, अनलाइक टू बी ऑटो एंड रजिस्टर। ये क्लियर है इसके बारे में? यस सर। एग्जाम्पल देखो स्टैटिक का, तो सर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कराऊंगा बेटा अभी।
मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। मेन के अंदर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं F1 नाम से। अभी फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में मैंने बताया था कि कोई भी नेम के आगे पैरेंथेसिस लगा दो तो वो फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दो फंक्शंस बनाए F1 नाम से। इनको मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बाहर लिखी है कि ये फंक्शन क्या करने वाला है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। दिस इज आउटसाइड द मेन। मेन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल करता है अपने डेफिनेशन वाले उसको फंक्शन को। तो कंपाइलर जब फर्स्ट टाइम पे F1 पे आएगा तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा। ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है कि एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कराई है किससे, 0 से। तो इसका मतलब मेमोरी में एक आई नाम का वेरिएबल एलोकेट हो जाएगा जिसके अंदर उसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो आई 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया आई को, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 1 इज टू बी One. प्रिंटेड, ठीक है। स्क्रीन पे ये स्क्रीन पे कोड नजर आ रहा है सबको? सर एक बार दोबारा से समझा दो। कोड नजर आ रहा है स्क्रीन पे यस सबको सर, लिखा हुआ? यस सर। यस सर। ओके, मैंने कुछ नहीं किया। मेन के अंदर दो फंक्शंस बनाए हैं F1 नाम से, ठीक है। ये F1 फंक्शन क्या करेंगे, अपनी डेफिनेशन को ढूंढेंगे कि F1 फंक्शन क्या करेगा। इसकी डेफिनेशन मैंने बाहर लिखी है कि F1 फंक्शन का क्या काम है, कि इसके अंदर मैंने एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो अपने आप को इंक्रीमेंट F1 के पास आएगा। तो F1 में एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा जिसको वैल्यू इनिशियलाइज 0 दे। सर बीच में आवाज कट गई थी। Yes, sir. Network issue है सर सारी। शायद। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, आ रही। बेटा मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो फंक्शन F1 नाम से बनाए हैं, ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसकी डेफिनेशन मैंने बाहर लिखी है कि F1 फंक्शन क्या करने वाला है। ये सारा टास्क F1 फंक्शन करेगा जो मैंने कोड F1 के अंदर लिखा है, ठीक है। अभी फंक्शंस आपने पढ़े नहीं है तो डोंट गेट बी कंफ्यूज, ठीक है। सिर्फ अभी इतना समझ लो कि F1 नाम से एक फंक्शन मैंने बनाया मेन के अंदर, उसको डिफाइन मैंने आउटसाइड द मेन किया है। तो कंपाइलर क्या करेगा, जब F1 के पास आएगा तो इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा कि इसको इसका मतलब क्या है F1 का। इसका मतलब मैंने ये लिखा है कि F1 के अंदर एक आई नाम का वेरिएबल होगा जिसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज 0 से करी है। उसके बाद आई को प्लस प्लस कर दिया, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और आई को प्रिंट कर दिया। तो ये मैंने इतना काम किया है यहाँ पे इस वाले फंक्शन से। यहाँ तक कहानी क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक clear है। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये फंक्शन जब सर आवाज सर, गई। हेलो, सर आवाज चली गई आपकी। अब आ रही है? हाँ जी सर। ये ब्रेसेस यहाँ पे एंड हुई जैसे ही इसने वैल्यू रिटर्न कर दी जिसने इसको कॉल किया था। तो F1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट बारी जब दोबारा से F1 कॉल हुआ तो उसने दोबारा से फंक्शंस की डेफिनेशन के लिए दोबारा F1 के पास गया। जब दोबारा F1 के पास गया वो यहाँ पे, तो इसके अंदर जो मैंने ये लिखी है स्टेटमेंट, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीजर है आई है, ये किस तरह का वेरिएबल है, किस तरह की स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है ये? ऑटोमेटिक। सर मेमोरी। ऑटो। मेमोरी तो स्टोरेज है बेटा उसकी। स्टोरेज क्लास क्या है उसकी, ऑटो। बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ऑटो है ये। और ऑटो का लाइफ टाइम कितना बताया था मैंने किसी वेरिएबल का? सर Within a block. ब्लॉक। विद इन अ ब्लॉक। यानी ये जो आई वेरिएबल है उसका ब्लॉक क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। तो फर्स्ट टाइम जब F1 ने इसको कॉल किया फंक्शन ने फर्स्ट टाइम में, तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 0 से 1 होगी। तो जैसे फंक्शन खत्म हुआ यहाँ पे, तो इसका लाइफ टाइम खत्म हो गया यहाँ पे आई का। ये मेमोरी से खत्म हो गया यहाँ से। अब दोबारा जब F1 दोबारा से कॉल करेगा गई सर आवाज। आई नाम का वेरिएबल इनिशियल होगा। हेलो,
आ गई सर, आ गई। तो वहां पे दोबारा चले गई से ना आई सर नाम यस सर। दोबारा से दोबारा से आई नाम का वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज होगा, दोबारा से उसकी वैल्यू 0 होगी, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगी, फिर दोबारा से प्रिंट होके 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन समझ में आ गई है? यस सर, आ गया। तो ठीक है। ये दोनों बार तो 1 प्रिंट वो होगा ना? केस है। हाँ, ये तो वो केस है जब मैंने आई को एज ए सिंपल वेरिएबल लिया है, ऑटो वेरिएबल लिया है। लेकिन अगर मैं इसी वेरिएबल को यहाँ पर इंट स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ तो उसका क्या असर पड़ेगा देखो। अब अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे इसके आगे स्टैटिक लिख देता हूँ तो ये मेरा स्टैटिक टाइप का वेरिएबल बन गया। अब देखो कैसे होगा। फंक्शन f1 कॉल, यहाँ से इनिशियलाइजेशन में इसको बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सर f1 स्क्रीन पे फंक्शन पहली कॉल वाली यस सर, अभी वाला मेन वाला ही अटका हुआ है सर, जहाँ पे आपने पहले वाला ऑटो वाला सर। समझाया था। यस सर। वो तो मैंने अंडू कर दिया है रेड कलर से। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज तो आ रही है सर, लेकिन अभी ना स्क्रीन पे सर वो स्क्रीन लिखा पे हुआ जो है, आप करा रहे हो नहीं आ रहा सर। थोड़ा लैग हो रहा है लैग सर। लैग हो रहा सर ये। आपका जो आपने रेड से लिखा हुआ ना वो अभी भी आ रहा है सर अभी। बस मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है ओनली रेड से। नहीं सर, फिर तो वो जब वो पुराने आपने वाली स्क्रीन ही है सर, जहाँ पे एरोज लगा रखे हैं आपने रेड से, मैंने वो एक वाली एरो स्क्रीन। लगाया और एक स्टैटिक स्टैटिक। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ लिख रहा हूँ, काटा मार रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं आया सर। नहीं सर, नहीं आ रहा नहीं सर। दिख रहा है सर, पुराना स्क्रीन है। मैं आपको सर आपने जो फंक्शन वाला कराया था वही दिखा रहा है अभी भी। यस सर, जहाँ पे आपने ऑटो का समझाया था। चलो मैं कलर सर चेंज करता हूँ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया सर, देखो ऐसा आ रहा है सिर्फ। नहीं, इससे तो आगे आ गया। ये पर्पल कलर से लिखा दिख रहा है? नो नो सर। सर। नो नहीं सर, सर, नहीं नहीं नो सर, अभी सर। तो सर काटा भी नहीं सर दिख रहा। रिकनेक्ट कर लो ब्लू आप। ग्रीन ऑरेंज। सर रिज्वाइन कर लो। अभी तो सर काटा भी नहीं दिख रहा। अब देखो दिख रहा है? नहीं नो सर, सर, नहीं अब सर तो अभी आपकी भी नहीं आवाज नो भी सर, सही नहीं आ रही। नहीं दिख रही है सर। अब देखो। अब सर आपका वो स्क्रॉल बार है ना, नोटिफिकेशन बार, वो डाउन हुआ है। हाँ सर। ये पर्पल कलर से दिख रहा है कुछ? पर्पल कलर से दिख रहा है? नो सर, अभी तो नोटिफिकेशन बार ही अटका हुआ है। सर जब पर्पल कलर दिख जाए बता देना। अब आया है? सर नोटिफिकेशन नो बार सर। नहीं सर। नो नो सर, सर नहीं आया अभी तक। रुको मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
प्रीवियस वाला क्लियर है कि बिना स्टैटिक के क्या आंसर आ रहा है उसका? यस सर। स्टैटिकली है। अब देखो डिफरेंस क्या दोनों के अंदर। अब दोबारा से f1 फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले फर्स्ट टाइम पे। f1 फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल लिया आए, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या बताई थी स्टैटिक की? जीरो। जीरो। तो इसके अंदर जीरो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 आ जाएगी। प्रिंट एफ आई, तो आई को 1 प्रिंट कर देगा। अगर ये स्टैटिक ना होता तो यहाँ पे इसका स्कोप खत्म हो गया, तो ये आई वेरिएबल यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता अगर ये यस सर। स्टैटिक ना होता तो। ठीक है। हम्म। लेकिन ये स्टैटिक है, तो ये आई वेरिएबल यहाँ पे ब्लॉक खत्म होने के बाद भी इसकी वैल्यू परसिस्ट करेगी मेमोरी के अंदर, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से सेकंड F1 कॉल करने आएगा स्टैटिक वेरिएबल को, तो ये दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगी वैल्यू। जो पिछली वैल्यू आई के अंदर पड़ी थी 1, इसी को ही कंसीडर करेगा। अब इसी के अंदर ही क्या करेगा, आई प्लस प्लस, यानी कि 1 से बेस के वैल्यू को क्या कर देगा, 2 कर देगा और प्रिंट करेगा 2 को। तो आंसर आपका आएगा 1 एंड 2। ओके सर। बात समझ में आ गई? डिफरेंस क्लियर है? यस सर। So this is the difference between static and the rest of the auto and the register storage class. किसी वेरिएबल को हम स्टैटिक बना देते हैं तो उसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है, उसकी वैल्यू परसिस्ट करती है मेमोरी के until unless the program is over. I hope this is clear to all. Yes, sir. The last one is external storage class. एक्सटर्नल के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटर्न। इसका जो स्टोरेज है वो मेमोरी में रहती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, scope and life is throughout the program। और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को हम बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। जब किसी वेरिएबल को हम ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं देन वी यूज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? सर एक मिनट। Yes, sir. स्कोप का क्या है सर? कर लिया। स्कोप का क्या है सर? स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके सर। ठीक है। अब इसकी कहानी सुनो क्या है, कैसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया मेन printf a। क्या आंसर आएगा इसका? सर ये डबल इन्वर्टेड में तो नहीं है ना? बस डबल ही मान लो, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा, वैसे करेक्ट है ये। बट इट गोना प्रिंट बोलो। एरर आया सर। इट विल प्रोड्यूस एन एरर बिकॉज मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कराने के लिए इसको पहले डिक्लेयर नहीं किया। तो ये एरर क्या देगा, अनडिफाइंड सिंबल ए, सिंबल ए। ठीक है। और अगर मैंने इसको, अगर मैंने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तब क्या करेगा? 5 प्रिंट करेगा।
तभी 5 प्रिंट करेगा, बिकॉज ये इसके लिए ग्लोबल है। तो ग्लोबली अगर लोकल डिक्लेयर नहीं है तो वो ग्लोबल वाले को ट्रीट करेगा, तो 5 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने मेन के बाद ए को लिखा, तब क्या आंसर आएगा? तब क्या आंसर आएगा? सर स्क्रीन लैग हो रही है सर फिर से आपकी। अब क्या आ रहा है? सर वो इंट ए आ रहा अभी 5। नीचे लिखा आ रहा है, ऊपर लिखा आ रहा है? सर लिखा ऊपर रहा है, सर। नीचे लिखा रहा है। मेन के नीचे लिखा आ रहा है। बताओ कहाँ लिखा आ रहा है? सर एंड में लिखा हुआ है। एंड में लिखा है ना, तो यही है मेरा लास्ट। यस सर। बताओ यस इस पे आउटपुट क्या आएगी, इस पे क्या आउटपुट आएगी? अभी भी एरर आना चाहिए सर। यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा कंपाइलर मेन से। मेन से जब स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले लाइन एनकाउंटर होगी उसकी printf वाली। तो printf में जब वो ए को प्रिंट करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले मैंने ए को कहीं बाद मैंने जरूर इसको इनिशियलाइज किया है, बट इसको यहाँ पे वो ग्लोबली नहीं मानेगा, हमेशा मेन को ऊपर वो ग्लोबली मानेगा। क्योंकि उसको पहले पता लग जाएगा ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, कि जब कंपाइलर आप यहाँ पे कंपाइल करता है प्रोग्राम को, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीजों का बिना मेनी यूज करने वाले हो। तो जब यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट को प्रिंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी ए को यहाँ पे ना तो डिफाइन किया ना डिक्लेयर किया। तो दिस इज अगेन द एरर ऑफ अनडिफाइंड सिंबल है। ठीक है। तो इसी एरर को हम रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं, कि अगर मैं अपने वेरिएबल को मेन के बाद एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? एक्सटर्न इंट ए। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, और मेक श्योर कि एक्सटर्न इंट ए इज नॉट अ डिक्लेरेशन, ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है। दिस इज ओनली ए इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, कि आपको एक्सटर्नली एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल कहीं मिलेगा प्रोग्राम में, जिसको कहीं पे डिफाइन या डिक्लेयर किया होगा। आप वहां से जाके उसकी वैल्यू को फेच करो और यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, एरर मत दो। तो प्रोग्राम क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, जैसे स्टेटमेंट को रीड करेगा, इसको यहीं छोड़ के सारे प्रोग्राम को रीड करेगा, और जैसे ही कहीं पे भी इंटीजर है उसको दिखेगा डिक्लेयर हुआ हुआ, उसकी वैल्यू उठा के वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ गई? यस हाँ सर। जी सर। यस सर। ठीक है। तो दिस इज ओनली मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न वर्ड जब मैंने किसी वेरिएबल के साथ लगा दिया तो ये एक डिक्लेरेशन नहीं है। दिस इज ओनली ए इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, कि आपके पास एक वेरिएबल इंटीजर ए नाम का अवेलेबल है पूरे प्रोग्राम में, उसको आप जाके चेक करो, और उसकी वैल्यू अगर वहां पे इनिशियलाइज नहीं है, अगर अगर मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज ना करता तब आंसर क्या आता? तब क्या आंसर आता? तो 5 आता सर। 5 कैसे आता? 5 तो मैंने कहीं इनिशियलाइज ही नहीं किया। एरर आता सर। एरर सॉरी। एरर नहीं आएगा भाई। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है एक्सटर्नल की? 0। 0। 0 आएगा 0। तो इट विल प्रिंट 0। ठीक है, क्लियर है ये सारी स्टोरेज क्लासेस? यस सर। यस सर। तो 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस हैं आपकी: ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
कौन सी सर? स्टैटिक? चारों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में क्वेश्चन ओके ऐसे ही सर। आएगा, एक्सप्लेन स्टोरेज क्लासेस इन सी, तो चारों ही लिखनी है उसमें, ठीक है। और चारों के जो मैंने 4 पैरामीटर बताए हैं कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, स्टोरेज क्या रहेगी, स्कोप और लाइफ। इसको नेट पे गूगल करोगे स्टोरेज क्लासेस इन सी, तो आपके पास इमेज वाला ऑप्शन खोल लेना, उसमें इमेज बनी आ जाएगी, उसमें पूरी टेबल बनी हुई है, ठीक है। नहीं सर तो विद मैं शेयर कर एग्जांपल्स दूंगा लिखने ग्रुप, पड़ेंगे। ओके सर। एग्जाम्पल। पेपर में वो कुछ भी पूछ ले, आपको एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट लिखना है। अगर वो एग्जाम्पल ना भी पूछेगा तब भी आपको एग्जाम्पल देना है। ये दिमाग में अपने बिठा लो बात, कि यू के एग्जाम में अगर उसने क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, तो आपको दोनों तरीके से उसको आंसर देना है, ठीक है। जी सर।